Hello students, welcome back to my educational channel Winds of Change। मध्यकालीन भारत के उस अध्याय के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं जो भारत के मध्यकालीन इतिहास की एक युगांतकारी घटना है। आज हम रज़िया सुल्तान जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी एक महिला शासक थी उस पर बात करने जा रहे हैं। आपको पता है कि इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपने बेटों की जगह अपनी बेटी रज़िया को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। यह अलग बात है कि रज़िया के बारे में तत्कालीन इतिहासकारों ने बहुत अच्छा चित्रण किया है। उसे ये एक योग्य शासक बताया है, उसे एक इंसाफ पसंद शासक बताया है, उसे प्रजा के साथ उसके तालमेल को बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से उसका वर्णन किया है। जनता में रज़िया सुल्तान एक बहुत ही सम्मानित और अच्छी प्रशासक समझी जाती थी। हम देखते हैं कि जैसे ही 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो एक महिला होने के नाते या फिर दरबार में जो षड्यंत्र चलता रहता था और कुलीनों की जो एक इच्छा होती थी कि दिल्ली के गद्दी पर वही बैठे जो सिर्फ एक कठपुतली हो, इस षड्यंत्र का शिकार बड़े सारे शासक हो चुके और ये प्राचीन भारत में भी देखने को मिलता है और मध्यकाल में भी देखने को मिलता है और शायद आज भी सत्ता के संघर्ष में ये एक आम सी बात दिखाई देती है। भले ही कुछ कुलीनों का समर्थन रज़िया सुल्तान को मिला था, भले ही उसके पिता इल्तुतमिश ने उसको बेटों की जगह अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन उस वक्त के जो दबंग कुलीन थे, जो बड़े बड़े पदों पर आसीन थे, उन्हें एक पपेट, एक कठपुतली शासक चाहिए था और शायद उन्हें इस बात का एहसास था कि रज़िया कठपुतली बनने को तैयार नहीं होगी। एक कमजोरी कि वो एक महिला है, इसका उन्होंने जमकर फायदा उठाया और इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। इसके पीछे तुर्की कुलीनों का हाथ था और उसकी मां शाह तुर्कान उसका षड्यंत्र था। अब भले ही रुकनुद्दीन फिरोज शाह एक दुराचारी, एक व्यभिचारी शासक साबित हुआ, जिसके चाल चलन के बारे में कुलीन को पहले से पता था और वही उनके दिलों में एक आशा जगाता था कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह एक सशक्त शासक नहीं बनेगा, वो हमेशा एक कठपुतली बनेगा। उसकी मां भी कुछ कम नहीं थी। शाह तुर्कान ने महल के अंदर आतंक का राज फैला दिया। शायद उसे इस बात का एहसास नहीं था कि जनता का समर्थन अगर प्राप्त न हो, लोगों के दिलों में अगर वो जगह नहीं बना पाते तो उनका बहुत दिनों तक टिकना संभव नहीं है।
जब रुकुद्दीन फिरोज शाह मुल्तान के गवर्नर के विद्रोह के लिए दिल्ली से बाहर निकले, तो इस मौके का फायदा उठाते हुए रजिया ने कुछ कुलीनों के समर्थन से दिल्ली के गद्दी को हासिल कर लिया और उसने एक जैसे मर्द शासक थे उनके तौर तरीके से चलाना शुरू किया। वो दरबार में मर्दों का पोशाक पहन करके हाजिर होती थी। वो हाथी पर बैठ करके छत्र भ्रमण करती थी। वो युद्ध के मैदान में भी उपस्थित होती थी। उन्होंने महिलाओं का परिधान छोड़ दिया। उन्होंने नकाब, वेल जिसे कहते हैं, उसे भी छोड़ दिया और एक योद्धा की तरह, एक शासक की तरह वो बर्ताव करने लगी। बहुत सारी बातें होती हैं। अच्छाई को भी षड्यंत्र के तहत बुराई बताया जा सकता है। एक गलती उनसे जरूर हुई कि उन्होंने ये 40 तुर्की कुलीनों का जो गिरोह था, जिसके हाथ में लगभग सत्ता थी, उसकी अवहेलना उसने किया और उसने अपना एक अलग ग्रुप तैयार करना चाहा कुलीनों का, जो तुर्की कुलीन नहीं थी। यह एक बहुत बड़ी भूल थी और बहुत समय चाहता था। फिर हम देखते हैं कि रजिया में सारी बातें वो थीं जो तत्कालीन अन्य राजाओं में हमें देखने को मिलती। उसने सैनिक अभियान में भी विजय हासिल किया। उसने न्याय भी जनता के साथ किया। उसने दरबार, लेकिन महिला होने के कारण उसे बदनाम करना आसान था। इसलिए जब उसने याकूत नाम के एक व्यक्ति को अमीर बनाया, वो भी शाही घोड़ों के प्रबंधन के लिए, तो वो तुर्की कुलीन नहीं थे और उन्होंने कुछ अन्य जो तुर्की कुलीन नहीं थे, ऐसे कुलीनों को प्रश्रय दिया। वो चाहती थी कि वो कठपुतली बनकर के राज नहीं करें, उनका अपना भी कुछ कुलीनों का समर्थन प्राप्त हो। हम देखते हैं कि रजिया को कुलीनों ने उस वक्त मदद किया जब रुकुद्दीन फिरोज शाह मुल्तान के विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से बाहर गए थे और रजिया को गद्दी हासिल हुई थी। एक बात जो समझने की है वो ये है कि याकूत के मामले में बड़ी सारी बातें हमें किस्से कहानियों के रूप में सुनाई पड़ती है कि याकूत रजिया को अपने हाथों से उठाकर घोड़े पर बैठाता था, जबकि ऐतिहासिक साक्ष्य ये कहते हैं कि रजिया घोड़े का इस्तेमाल आमतौर पर नहीं करती थी, वो हाथी पर सवारी करती थी। लेकिन चूंकि महिला थी, इसलिए उसे बदनाम करना आसान था। उसके वेल नहीं लगाने, नकाब नहीं पहनने और दरबार में हाजिर होने को भी आप दूसरे तरह से देख सकते हैं और उसे लोगों को दिखाया भी जा सकता है कि ये महिला होकर के जो परंपरा है उसकी अवहेलना करती है। फिर हम देखते हैं कि रजिया सुल्तान लाहौर के गवर्नर जब विद्रोह करते हैं तो उसका मुकाबला भली भांति करती है और विद्रोह को कुचल डालती है। लेकिन दिल्ली की जनता के समर्थन के बावजूद और उन कुलीनों जो तुर्की नहीं थे उनके समर्थन के बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे थे जो विद्रोह करते रहते थे। ये विद्रोह सिर्फ
महिला होने के कारण रजिया सुल्तान के कार्यकाल में नहीं हुआ। ये विद्रोह तो हमेशा होता रहा है, उनके बाद भी होता रहा। फिर हम देखते हैं कि यल्दौ अल्तूनिया, जो भटिंडा तबर हिंद का गवर्नर था, वो विद्रोह करता है और इस युद्ध में वो गिरफ्तार कर लेता है रजिया सुल्तान को। जब वो कैद हो जाती है, अल्तुनिया जब उसे कैद कर लेता है, तो रजिया सुल्तान ने बेहतर समझा कि उससे शादी कर ले, ताकि एक मजबूत समर्थन उसे प्राप्त हो। उसने शादी किया और फिर वो दिल्ली की गद्दी, जो इस बीच में दूसरे भाई बहराम शाह को लोगों ने बैठा दिया था दिल्ली के गद्दी पर, उसे हासिल करने के लिए दिल्ली कूच किया। मगर अफसोस कि बैटल ऑफ कैथल जो 1240 में हुआ, उस बैटल में रजिया और अल्तुनिया की सम्मिलित शक्ति नष्ट हो गई और उन्हें भागना पड़ा युद्ध के मैदान से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अल्तुनिया और रजिया को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि भागने के क्रम में वो डकैतों के हाथ मारी गई। बात जो भी हो, उसका अंत 1240 में बैटल ऑफ कैथल के बाद हो गया। रजिया का नाम रह गया इतिहास में प्रथम महिला शासक के रूप में। जिस तरह से कि हम देखते हैं कि इजिप्ट की बात होती है तो वहां भी महारानी की बात होती है। अगर ब्रिटेन की बात करें तो एलिजाबेथ प्रथम भी हमें दिखाई देती है, और चीन में भी हमें शासक दिखाई देती है। और फिर अगर प्रजातंत्र की बात करें तो भारत में इंदिरा गांधी का नाम, तो पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो का नाम, और बांग्लादेश में खालिदा जिया और अन्य का नाम हमें सुनाई पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि महिला भी उतना ही सशक्त शासक बन सकती है, उतना ही योग्य हो सकती है जैसे दूसरे शासक थे। लेकिन रजिया इस मामले में बहुत ही बदकिस्मत रही कि उसका कार्यकाल 1236 में शुरू हुआ और 1240 में खत्म हो गया। यानी पूरा 3 साल कुछ महीने ही वो दिल्ली के गद्दी पर शासक के रूप में बैठ पाए। धन्यवाद। जोहार।